नमस्कार, नमस्कार, मैं रेखा धीमान। मेरे इस चैनल पर आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें जो उनके एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए, वो मैं समय-समय पर डालती रहती हूँ। इससे पहले जो मेरा एक लाइव था जिसमें मैंने निबंध लेखन, जो एसे राइटिंग पर बहुत टिप्स दिए थे, तो वो आप ज़रूर देखना और इस लाइव में भी आप अंत तक बने रहना। पूरा वीडियो जो बाद में देखेंगे वो भी देखना, क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, बच्चों को हमेशा टेंशन रहती है कि लेटर कैसे लिखना है, लेटर राइटिंग कैसे होगा, निबंध कैसे होगा। इसलिए मैंने वो निबंध का एक लाइव वीडियो बनाया था, जो बच्चों ने बहुत पसंद भी किया है और उम्मीद है कि वो भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो आज मैं आपको बहुत ज़रूरी बच्चों के लिए है होता है कि एग्ज़ाम्स के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो उनको फॉर्मेट बार-बार याद करना होता है। इससे पहले भी मैंने एक लेटर राइटिंग पे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें फॉर्मेट दिखाए भी हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी और आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको निबंध में नहीं, पत्र में, निबंध का तो हम हो चुका। तो पत्र में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें और कहीं भी गलती ना हो, तो आज जल्दी से तैयार हो जाइए ये देखने के लिए और जो बाद में देख रहे हैं और ये ध्यान रहे कि जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो ठीक है, पर जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने या वो आज ही इस पे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम अच्छे-अच्छे वीडियोस कहानियाँ मैं इस चैनल पर डालती रहती हूँ। तो काफ़ी मैं चाह रही हूँ कि और भी लोग आ जाएँ, इसलिए आपसे बात कर रही थी। तो कोई बात नहीं, हम अ, अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो इस पे आप लिखते रहना, ताकि उसका आंसर मैं आपको बाद में दे सकूँ। और लाइव के बाद भी वीडियो में देते हुए अगर कुछ देखते हुए अगर आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ और नया सीखना है या कोई आपका डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हिंदी पत्र लेखन की तो मैं बात करूँगी ही, और जब पत्र लेखन, लेटर राइटिंग वो किसी भी लैंग्वेज में हो, फॉर्मेट यही होता है। तो आज अगर हिंदी में आप ये चीज़ें सुनेंगे तो इंग्लिश या दूसरी भी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उस पे भी अगर किसी को कुछ लिखना होता है तो यही फॉर्मेट में आपके काम आ सकता है। वैसे तो जो हिंदी पत्र लेखन या कोई भी पत्र लेखन जो होता है, पुराने समय से प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, क्योंकि हम जो कुछ किसी को मैसेज देना होता था या कुछ कहना होता था, दूर रहते हैं तो उसको पत्र के द्वारा हम अपने संदेश भेजते थे। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, पत्र आज भी ज़रूरी हैं। चाहे हम अभी पर्सनल तौर पर तो मैसेज कर लेते हैं या कुछ है, पर फिर भी पत्र लेखन हमें आना ही चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम छोटे थे, उस समय ये मोबाइल का वो ज़माना नहीं था, तो आस-पड़ोस जो भी लोग होते थे, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो लेटर दूसरे से लिखवा लेते थे। पुरानी कहानियाँ पढ़ रहे होंगे कि या मूवी देखो तो उसमें बोलेंगे कि डाकिया आया है, पत्र लेकर आया है, जो अनपढ़ हैं वो दूसरे उसको पढ़ के सुना रहे हैं, और जो नहीं लिख पाते वो दूसरे से लिखवाते थे। उस समय भी ये चीज़ बहुत फ़ायदे वाली होती थी बच्चों के लिए, जो आज हम ये चीज़ मिस भी कर रहे हैं। तो पत्र की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पत्र लेखन आते हैं और हमें लिखना आना भी चाहिए।
सबको ज़रूरत है, इसलिए आपको अच्छे से बताऊँगी कि परीक्षा में आता है और मार्क्स भी अच्छे चाहिए, तो हमें क्या-क्या ज़रूरत है। हाँ, अभी काफ़ी इसमें लाइव में आ भी चुके हैं। अगर हम पत्र अच्छे से लिखते हैं, तो मार्क्स भी अच्छे से आ सकते हैं। जैसे सीबीएसई में 5 मार्क्स का है, आईसीएसई में 7 मार्क्स का है, पत्र तो है ही सब जगह। और हिंदी के लिए बोलें, तो कई छात्र ऐसे हैं जिनकी हिंदी पर पकड़ ज़रा कमज़ोर होती है। ऐसे में उन्हें इसकी बात की जानकारी नहीं होती कि पत्र लेखन कैसे करें? या फिर हिंदी में जब लिखते हैं, तो उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो पत्र क्या है? 2 तरह के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक है। तो चर्चा तो हमें दोनों ही करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम में भी दोनों ही आते हैं, तो हमें चूज़ करना होता है कि कौन-सा करें। अगर इसके पीछे का देखा जाए तो मानव जाति हमेशा से सूचना के आदान-प्रदान मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे को देनी है, वो अलग-अलग माध्यम होते हैं, कि किसके द्वारा पत्र थे या फिर अभी जो सूचना के माध्यम अलग होते जा रहे हैं। और ऐसे ही एक है जो सूचना का माध्यम था पत्र। हालाँकि आज के दौर में कई तरह से अलग-अलग चीज़ें हो गई हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं या पर पहले जब ये सुविधा नहीं थी तो पत्र लिखे जाते थे। अगर आज की सुविधा ये हो भी गई है तब भी पत्र लेखन की ज़रूरत है ही हमें। हिंदी पत्र लिखन एक ज़रूरी कौशल के साथ एक कला भी है। पत्र लिखना एक कला भी है, जहाँ सूचना भेजने वाले को अपने मन की बात हम किस प्रकार भेजें, वो इसमें लिखना होता है। और जो उनको बात कहनी है वो प्रॉपर ढंग से कही जाए ताकि वो चीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो उम्मीद है कि ये इन सारी शंकाओं का जो भी आपको कि कैसे लिखना है, कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। और पहले तो सबसे पहले बताती हूँ कि पत्र लेखन के आपको बताया ही औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र लेखन की अगर उसके प्रारूप, उसके फॉर्मेट की बात की जाए, तो 2 प्रकार के हैं। पहले तो मैं हम औपचारिक की बात करेंगे। हिंदी लेटर राइटिंग के 2 जो फॉर्मेट हैं और आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हिंदी पत्र लेखन प्रारूप या फॉर्मेट है कि इसमें ज़्यादातर जो अधिकारियों को या उस अध्यार अध्यार अ, जो ऑफ़िसेज़ हैं, अधिकारियों को ये पत्र लिखे जाते हैं। जहाँ किसी सहकर्मी या अधिकारी, वरिष्ठ आदि की कोई सूचना हमें देनी होती है या कुछ लिखना होता है, तो पत्र है या उससे कोई निवेदन करना होता है, कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तब भी पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्र लेखन प्रारूप एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का ये होता है, जिसके लिखे जाने के बाद भविष्य में कभी-कभी आवश्यक दस्तावेज़ के भी संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि किसी मान लो हमने किसी ऑफिस में लेटर लिखा या हमने कोर्ट को लेटर लिखा, किसी अधिकारी को लिखा, तो बाद में हम उसको एविडेंस के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे पत्र हमें अच्छे से लिखे होने चाहिए, हमारी जो बात हम कहना चाहते हैं वो अच्छे से होनी चाहिए। उसके लिए मैं कहूँगी कि जब ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें कहीं से कॉपी करने के बजाय वहाँ अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। ये इस बात मैं अब स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि फ़ॉर्मेट में आपको जब वो औपचारिक पत्र का
एग्ज़ाम में आता है कि तो वो क्या आपसे चाहता है। वो अच्छे शब्दों में अपने जो आप कहना चाहते हैं, वो अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो औ औपचारिक, अनौपचारिक आज हम दोनों ही बताएँगे। तो अभी जो सेकंड है अनौपचारिक क्या होता है? हम हर उस इंसान को पत्र लिखा जाता है जो उसका सगा-संबंधी है, मित्र है। आज के दौर में भी अगर हमें लिखना है और अपने अंदर कुछ जो मन की बात उसमें लिखनी है, अगर हम कहीं दूर रहते हैं, फ़ोन नहीं मिल रहे हैं, तो हम लेटर डालते हैं। जैसे अभी राखियाँ हैं या पहले वो ग्रीटिंग्स थे, दिवाली, दशहरा, ईद या क्रिसमस पे कार्ड थे, उसके ऊपर अपने उम, या इसी के ऊपर आप लिख के अपने सगे-संबंधियों, मित्रों को आप भेज सकते हैं। तो चेंजेस टाइम के साथ आते रहते हैं। आप अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ-साथ उन लोगों को भी लिख सकते हैं जिनसे आप औपचारिक संबंध, अनौपचारिक संबंध रखना चाहते हैं कि किसी ऑफ़िस में गए या किसी से आपकी जो कोई ऑफ़िसर है, प्रिंसिपल हैं या आपके कोई उससे अच्छे पर्सनल रिलेशन बनते हैं तो उसको भी आप लेटर लिख सकते हैं। तो हिंदी में जो पत्र लिखे जाते हैं और ज़्यादातर छात्रों व आम लोगों को यह समझ नहीं आता कि हिंदी में पत्र कैसे लिखें, क्योंकि हमें आदत नहीं रही है। ये नहीं कि हमें लिखना नहीं आता, हमें आदत नहीं रही, तो वो फ़ॉर्मेट जो अनजाने में बच्चे सीख जाते थे, वो इस समय नहीं सीख पाते हैं। और औपचारिक पत्र जो लिखते हैं, इसके मैं आप बता रही हूँ कि शुरू कैसे करो, पहले औपचारिक कि इसमें सेवा में से शुरू करें और जिसके बाद पत्र लिखा जा रहा है, उसका पद जैसे आपने प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य को लिखा तो श्रीमान प्रधानाध्यापक, लेखा प्रबंधक ये संबोधन में आएँगे। ऊपर सेवा में फिर नीचे उम, उसका जो डेज़िग्नेशन है, जो पद है उसको लिखेंगे और फिर उसके बाद श्रीमान, श्रीमती आप ये लिख सकते हैं। और जिसको आपने लिखना है, उसका पता भी ऊपर आपने लिखना है। और जो भी अगर तो औपचारिक है, तो अपने विषय का अच्छे से आपको क्या लिखना चाहते हो, मान लो शिक्षा अधिकारी को लिखना है और आपको अपने स्कूल की दशा सुधारने के लिए, तो हमें उसके विषय ऊपर लिखना है, स्कूल की दशा सुधारने के लिए या अगर आपने प्रधानाध्यापक को लिखा कि मुझे मान लो खेल का सामान चाहिए, तो खेल के सामान हेतु पत्र, तो उसके नीचे आप शॉर्ट में, बहुत लेंदी नहीं, वहाँ पे ये नहीं पूछना कि आप कैसे हो, आपके घर में कैसे हैं, वो कुछ नहीं पूछना औपचारिक पत्रों में, सीधा आपने पत्र लिखना शुरू कर देना। और जो-जो आपकी रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम में बच्चों के लिए मैं बोलूँगी, औपचारिक पत्र का जब आप ऊपर देखते हो, तो क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा सेवा में पहले ऊपर अपना एड्रेस लिख के सेवा में फिर उसके नीचे आप शिक्षा अधिकारी है, प्रधानाध्यापक है, आपने म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, तो ऊपर आपका लिखा है वही आप कॉपी कर सकते हो। तो फॉर्मेट ऊपर का तो ये जो अपना पता हिंदी में वो तो वैसे लिखना है दोनों लेटर्स के लिए, औपचारिक और अनौपचारिक के लिए। तो अनौपचारिक की मैं बात करूँगी अभी, तो इसमें सबसे पहले अपना खुद का पता लिखो और फिर आपने जिसको पत्र लिखना है, मान लो आपने अपने दोस्त को लिखना है, तो प्रिय दोस्त या उसका नाम भी आप लिख सकते हो। पर ये आपको परीक्षा से पहले तैयारी करनी है कि कौन-सा आप प्रिय किसको लिखना है, पूज्य किसको लिखना है। प्रिय जब हम छोटे अपने बराबर के और जो बड़े हैं,
जैसे पिताजी को लिख रहे हैं, मामा जी को लिख रहे हैं, दादाजी को, दादी, नानी, किसी को भी लिख रहे हैं, तो आपको आदरणीय या पूज्य या पूजनीय ये शब्दों का प्रयोग करना है। और जो बराबर या छोटे के वो प्रिय मैंने बताया ही है। और उसके बाद पत्र में जो अपने मन की बात है कि आप क्यों लिख रहे हैं, उसको लिखना है। शुरू कैसे करना है? आपने हम जो अनौपचारिक के लिए बोल रही हूँ कि आप अपना कुशल-क्षेम बताएँगे। जैसे हम यहाँ कुशल से हैं, हम यहाँ ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक-ठाक होंगे। पर ये जो पत्र लिखते हो, उसमें भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, स्पेशली अनौपचारिक में, क्योंकि ये हम अपने माता-पिता या किसी बड़े को या छोटे किसी को भी लिख रहे हैं, तो भाषा एकदम सरल होनी चाहिए कि उनको समझ आ जाए। आप अ, सरल भाषा का प्रयोग करें, कठिन शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि कोई कठिन शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो वो तो नहीं करनी हमें। और मार्क्स भी अच्छे लेने हैं, तो जल्दी से पहले तो फॉर्मेट लिखिए, और जो मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें फॉर्मेट मैंने वीडियो में दिखाया है, उसको भी ज़रूर देखना। और आपको ऊपर के कुशल-क्षेम पूछते हुए नीचे आपको सेकंड पैराग्राफ में, मान लो मैंने पत्र लिखा अपने पिताजी को, तो ऊपर पहले अपना एड्रेस, फिर उसके नीचे पूज्य पिताजी या आदरणीय या आदरणीया, मतलब फीमेल के लिए आदरणीया, वो ज़रूर लिखना है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलती के मार्क्स कट सकते हैं, ये गलती काउंट की जाएगी। तो आपने मान लो पिताजी से पैसे आपको मंगवाने हैं, कुशल-क्षेम पूछी, उसके बाद आप बताइए कि पिताजी मुझे मान लो किताबें लेनी है या आपको टूर पे जाना है, तो आप वो बताइए कि पिताजी मुझे इन किताबों की ज़रूरत है, किताबों के नाम लिखिए 2-3, जिसके लिए मुझे वो पढ़ने के लिए वो बहुत ज़रूरी किताबें हैं, इसलिए आप मुझे कितने पैसे भेज दो, जितना ऊपर लिखा होगा, प्रश्न में लिखा होगा, वही लिखना है आपको। ये नहीं कि ऊपर तो 500 लिखा है तो आप नीचे 700 लिख रहे हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, ये आप पे आपको बोला जा सकता है। तो वो ध्यान रहे कि, और नीचे जब हम वो अपनी ज़रूरत आपने बता दी, नीचे फिर आप कि आप अपना ध्यान रखिए, छोटे भाई को प्यार, माताजी को नमस्ते, दादी को नमस्ते, ऐसी चीज़ें आप अ, वो लिख सकते हैं। और जो ऊपर पूज्य पिताजी लिखा या आदरणीय पिताजी लिखा, तो फिर उसके नीचे आपने उनको प्रणाम या नमस्कार लिखना है। और अगर आप छोटे को लिखते हो, तो फिर आप उसको प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, ये चीज़ें लिख सकते हो। ऊपर का समझ आ गया? तो नीचे भी आपने, अगर आपने अपने पिताजी को लिखा है तो नीचे आप लिखोगे आपका बेटा। अपना नाम लिख सकते हो, अगर बोर्ड अलाउ करता है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में तो नाम लिख सकते हैं। अगर किसी सीबीएसई वगैरह में तो फिर क, ख, ग लिख दो, अ, ब, स लिख दो, कुछ भी लिख के आप अपना उसको कंप्लीट कर सकते हो और नीचे डेट डालनी है। और आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। गलतियाँ कम करें, आसान शब्दों का प्रयोग करें। पत्र जैसे बहुत तरह के भी होते हैं, कोई आवेदन पत्र, मतलब कहीं पे आपने अप्लाई करना है, ऐसे भी आते हैं। आपको पुस्तकें मंगवानी है पब्लिशर से, वो चीज़ें भी वहाँ पर। शिकायती पत्र, यानी कि आपको जैसे वहाँ पे हमारे साफ-सफाई नहीं है, ये औपचारिक पत्र में आएगा कि हमारे एरिया में सफाई नहीं है, मच्छर नहीं है, तो सफाई के लिए आपको प्रश्न में पूछा होगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हो, कि किसको आपको पत्र लिखना है, वो वहीं से लेना है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को होगा या
मुख्यमंत्री को लिख रहे हो, स्वास्थ्य जो कर्मचारी है किसी को उसको लिखना है, जो आपके प्रश्न में बताया गया है तो वही आप उसको लिख दे। संपादक को पत्र लिखना है नौकरी संबंधित, कोई आपको किसी से नौकरी पाने के लिए चाहिए। फिर बैंक अधिकारी को बैंक का तो लिखने पड़ते हैं, बहुत सारे ये देखे होंगे आपने। पर ये पत्र लिखते हुए आपने अभ्यास करना है। अवकाश, छुट्टी अगर आपको स्कूल से लेनी है तो आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है कि किस कारण से आपको छुट्टी चाहिए। शादी में जाना है, कुछ एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है या घूमने के लिए जा रहे हो, तो वो रीज़न के साथ आपको पत्र लिखना है क्यों छुट्टी चाहिए। जिलाधिकारी को लिखना है। ये सारे तरह के ये औपचारिक लेटर हैं। अनौपचारिक किसको लिखते हैं? माता-पिता को, भाई-बहन को, मित्र को, अपने कोई भी संबंधी रिश्तेदार जो हैं, चाचा, मामा, नाना, वो ये पत्र लिखने होते हैं। और औपचारिक पत्र में ध्यान से सुनना, सबसे जो लिखना कैसे होता है, सब ऊपर अपना नाम, आपका पता। आजकल जो फॉर्मेट चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे आपका नाम सबसे ऊपर आएगा, आपका पता, आपका ईमेल लिखना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उसको। डेट लिखनी है और फिर आप किसको लिख रहे हो, प्राप्तकर्ता जो जिसको लिख रहे हो वो आपका, उसका नाम और उसका क्या डेजिग्नेशन है, क्या पद है, वो लिखना है। और अगर उसकी कोई कंपनी है या ऑफिस है, उसका नाम लिखना है और उसका साथ में एड्रेस लिखते हुए। एड्रेस अभी ये बहुत लंबा नहीं लिखना। हाँ, अगर बोला गया है कि आपने शिक्षा अधिकारी को लिखना है, राज्य के लिखना है, राज्य शिक्षा अधिकारी को लिखो, तो वो आप अपने एरिया का नाम लिखकर वो एड्रेस डाल सकते हो। और नीचे आपको बताया ही है कि औपचारिक जब लिखते हैं तो नीचे प्रार्थी या भवदीय, उसके साथ वो नीचे फिर अपना नाम लिखना है। पर रिलेटिव को किसी को लिखते हैं तो आप वहाँ पे उसको अपना रिश्ता लिख सकते हैं कि किसी का बेटा हो, भतीजे हो, हैं, भाई हो, दोस्त हो, ये चीज़ें आपका वो नीचे की तरफ, सबसे नीचे जो लिखना और नीचे से वो साइन कर दो। और सेम ही ऐसे औपचारिक में भी जो प्राप्तकर्ता का नाम है, जो ऊपर मैंने आपको बताया ही, सेम आपको लिखते हुए नीचे थोड़े चेंजेस करने से फॉर्मेट जो ज़रूरत है, जो प्रश्न है, उसके आधार पर होना चाहिए। अभी पहले तो पोस्ट कार्ड या उस पे चलते थे, आप देखना, पेरेंट्स से पूछना कि किस पे थे। पोस्ट कार्ड भी होते थे, जो ओपन रहता था, कार्ड के ऊपर लिखते थे हम। अंतर्देशीय पत्र होते थे, शायद आने वाली पीढ़ियाँ ये चीज़ भी ना देख पाएँ, क्योंकि ये चीज़ें धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं। सिर्फ़ लेटर हम जो लिख रहे हैं, वो सिर्फ़ हम अपने उम, परीक्षा में लिख रहे हैं और ऑफ़िशियल लेटर जा ही रहे हैं। पर जब एग्ज़ाम में हम लिखते हैं तो गलतियाँ ज़रा ध्यान लें, देखें ध्यान से कि कोई गलती ना हो। और कोई भी जब लिखें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, कोई भी नेगेटिव चीज़ कभी भी किसी पत्र में ना लिखें। और जो आप कहना चाहते हो, एक बार उसको पढ़ें और साफ और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। उम, और किसी बड़े को लिखते हो, छोटे को लिखते हो या इसमें अनौपचारिक में, औपचारिक में लिखते हो तो श्रीमान, श्रीमती का प्रयोग होता है। और नीचे उसमें सिर्फ़ आपका भी लिख सकते हो, अगर किसी को रिक्वेस्ट करिए तो प्रार्थी या भवदीय। उम्मीद है कि ये वीडियो आपने पूरा ध्यान से सुना होगा और अपनी परीक्षा में तैयारी के लिए लेटर राइटिंग आप अच्छे से करोगे
पहले तो फॉर्मेट लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो और कोशिश ये करो कि आपको उसमें गलतियाँ ना हो, बड़े शब्दों का या कठिन शब्दों का प्रयोग ना करो और ऐसा लिखो कि जो आपसे पूछा गया है वो टू द पॉइंट, उसमें आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर-उधर की बातें करते रहो और बाद में जो लेटर में जो पूछा गया वो आप ल वो दिखाई ना दे एग्ज़ामिनर को। तो एग्ज़ाम्स आ ही रहे हैं, जो फॉर्मेट इस लाइव में मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, आप मेरे दूसरे वीडियो पे मैं उसका इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाऊँगी, आप देखना। और पत्र का फॉर्मेट उससे लेकर पहले पत्र लिखने की तैयारी कर लो, गलतियाँ नहीं करनी और आपको जो अलग से कुछ और चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर लिखना। मैं बोर्ड के अनुरूप आपकी वो आवश्यकता पूरी करूँगी। आईसीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस मेरे इस चैनल पर है और बहुत सारी कहानियाँ, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग और पेरेंट्स के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मेरे इस चैनल पर हैं। तो आप पूरा देखना और उसके बाद इस वीडियो पर भी कमेंट करना। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही साथ बने रहना ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मैं रेखा धीमान। आप मेरे इस चैनल पर बहुत सारी ज्ञानवर्धक जो सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं डालती रहती हूँ और उसको बहुत लोग देखते भी हैं, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा भी होता है। मेरा टीचिंग में 30 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ कहाँ-कहाँ होती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने अपनी जो मेरी शिक्षण की यात्रा रही है, मैंने उसी में ये सीखा है और वही चीज़ें मैं आपको मेरे इस चैनल के थ्रू मैं डिस्कस करती हूँ। तो थोड़ा-सा मैं वेट करूँगी, आपसे बात करूँगी। कल भी मैंने एक वीडियो अम, जो लाइव में आई थी उसमें बताया था कि एग्ज़ाम्स के दिनों में आपको कैसा उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी है। हमें मेंटली तैयार होना है और वो एक्चुअली सभी विषयों पर था, पर मेरा विषय हिंदी है। मैंने मेरी 3 बुक्स हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। तो बच्चों के उस नब्ज़ को मैं पहचानती हूँ कि क्या उनको ज़रूरत है, कहाँ वो घबराते हैं और स्पेशली हिंदी। हिंदी में उनको क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो मैं समय-समय पर मेरे इस चैनल पर डिस्कस करती रहती हूँ। जो पेरेंट्स के लिए भी होती है, टीचर्स के लिए भी होती है और स्टूडेंट्स उसके द्वारा काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो कल तो मैंने आपको परीक्षा से पहले क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे बोर्ड के हैं, चाहे स्कूल के हैं, सभी तैयार हो रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम में बैठना है और वो भी शांत मन से। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि निबंध कैसे लिखें, एसे कैसे लिखें। मैं हिंदी में बताऊँगी पर किसी भी भाषा का, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो या कोई भी बोर्ड का हो, वो इसको सुने और उसके अनुसार अगर हम लिखेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ह और निबंध
हर एक बोर्ड में, हर एक स्कूल की परीक्षा में निबंध आता ही है बच्चों को लिखने के लिए, और वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो बच्चे घबराते हैं कि ओहो! लिखना भी ज़्यादा है, मार्क्स भी ज़्यादा है। तो मार्क्स हमें ज़्यादा लेने हैं उस पे। घबराना नहीं है कि हम कितना लिखें, पर कल मैंने आपको बोला था कि स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। तो आज भी मैं बोलूँगी कि जो निबंध लिखोगे, जो ऐसे लिखोगे, वो स्मार्टली लिखना है। अपने आप को पहले तो ऐसे बोलो कि नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अपने आप को पहले बूस्ट करो, और पहले से ही उसके लिए तैयारी करनी है। परीक्षा से पहले हम इसीलिए शुरू हुए हैं कि बच्चे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ। क्योंकि और पेरेंट्स को स्पेशली और टीचर्स को भी बोलूँगी, बच्चों को डिमोरलाइज़ ना करें कि आपको कुछ नहीं आता। आप उनको बार-बार ये बोलें कि हाँ, आपको पता है, पर उसको चैनलाइज़ करना है, उसको लिखना कैसे है, सिर्फ़ ये गाइडेंस उनको देते रहें, और बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो अच्छा लिखते भी हैं। सिर्फ़ उनको गाइड करना है। तो आज हर एक परीक्षा पत्र में पहला प्रश्न निबंध का ही होता है। किसी भी बोर्ड का लगा लो, सब में ऐसा ही होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि निबंध में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। उसी की ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी आज। तो निबंध होता क्या है? पहले थोड़ी-सी उसकी मैं परिभाषा आपको बता देती हूँ, फिर लिखना भी बताऊँगी। इसका अर्थ होता है निबंध, नि प्लस बंध, कि अच्छी तरह से बंधा हुआ। अभी बंधा हुआ क्या शब्द है, तो कि एक दूसरे से जो भी वाक्य हम बनाएँ, वो रिलेटेड होने चाहिए, तो निबंध अच्छा होगा। एक ऐसी रचना जिसके द्वारा आप अपने विचारों और भावों को एक व्यवस्थित रूप में लिख सकें, प्रस्तुत कर सकें, वो निबंध होता है। और निबंध हिंदी भाषा का, वैसे तो हर एक भाषा का मैं बोल रही हूँ, जो निबंध है वह हिंदी भाषा का एक लिखित रूप है, जिसमें अपने विचारों को, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम सोचते हैं, उसको क्रमबद्ध, मतलब एक सीरीज़ में एक अच्छे से हम सरल और स्पष्ट भाषा में लिख सकते हैं। दूसरे के सामने, एग्ज़ामिनर के सामने, टीचर के सामने हम वो लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। गद्य की ये सबसे प्रभावशाली विधा है, क्योंकि लिखने का ढंग अच्छा होना चाहिए, और जितने हमारे पास अच्छे शब्द होंगे, उतना ही अच्छा हम निबंध लिख पाएँगे। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि यह सभी बोर्ड्स में, चाहे किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल बोर्ड हो, उसमें निबंध आता ही है। तो क्यों ना आज से हम तैयारी करें, क्योंकि परीक्षाएँ नज़दीक आ रही हैं, और हमारे पास समय है अभी। क्रिसमस वेकेशन भी आएँगी, तो कोशिश करें कि उसमें हम अपने आप को निबंध लिखने के लिए तैयारी हम कर लें, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के होते हैं, तो हमें मार्क्स पाने भी हैं। तो इस अ, तैयारी के साथ आपको करना है कि जो निबंध के बारे में बातें कर रही थी, कि इसमें जो लिखना होता है, वो हमारे जो बहुत गहरी सोच से, जो हमें पूरी नॉलेज है, वो हमने निबंध में डालनी होती है। और निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन, एक विशेष निजीपन, मतलब जो हमारे अपने शब्द हैं, वो उसमें डाले जाते हैं, और हमें लिखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। पर हमने क्रमबद्ध लिखना है, उसको अच्छे से सजोना है शब्दों को। हम ये कह सकते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें लेखक, लेखक मतलब हम आम छात्र, सीमित आकार के भीतर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी ये तो नहीं कि निबंध की हमने पूरी बुक लिखनी है। हमारे पास जो बताया जाता है कि इतने शब्दों में आपको लिखना है। जैसे
आईसीएसई बोर्ड में ये 250 वर्ड्स में आता है, दूसरे बोर्ड्स का अलग-अलग या अलग-अलग क्लासेस का वो अलग-अलग रहता है। छोटी क्लास होती है तो छोटे वो कम अंकों का होता है, पर लिखने का तरीका तो हमें यही अपनाना है। अभी मेन हमारा जो मुद्दा है कि निबंध लिखें कैसे? ध्यान देना इस बात के कि हम निबंध लिखें कैसे? जो बोर्ड है, वो छात्रों के जो उनका लेवल होता है, जो स्तर होता है, उसके हिसाब से ही विषयों का चुनाव करते हैं। अगर छोटी क्लास का है या बड़ी क्लास का है, उसी हिसाब से अगर बोर्ड के हैं या यूनिवर्सिटी के हैं, तो उसके लेवल के हिसाब से निबंध के विषयों का चयन किया जाता है और निबंध लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आप भी ये सोचकर चलो, मेरा यही कहना है कि निबंध लिखना बहुत आसान होता है, पर हमारे पास वो शब्द होने चाहिए कि हम अपने जो विचार हैं वो उसमें डाल सकें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि छात्रों को ये चाहिए कि बिना घबराए जब वो निबंध में ऑप्शन होती हैं हमारे पास 5 होते हैं या 6 होते हैं, हर एक जगह का अलग-अलग है। तो मोस्टली तो 3 से लेके 5 विषय हमें दिए जाते हैं। छोटी क्लासेस में छोटे थोड़े दिए जाते हैं, बड़ी क्लासेस में थोड़े अलग के अलग तरह से दिए जाते हैं। तो हमें ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसका ये सोचो कि जो हम उस विषय में हमें नॉलेज है। सबसे पहला बिना घबराए जो निबंध है वो हमें उसका विषय चूज़ करना है कि कौन-सा हम अच्छी तरह लिख सकते हैं, कौन-सा विषय जो निबंध के टॉपिक हैं उसमें से किसको हम ज़्यादा अ, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर जब हम उसका विषय चुन लेते हैं, तो उसको बारीकी से पर ये काम हम परीक्षा से पहले अपनी तैयारी में करेंगे कि हमें ये देखना है कि उसको उसके बिंदु क्या है कि मेन क्या पूछा जा रहा है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि इस वीडियो में या मेरे लाइव में लास्ट में मैं आपको निबंध के बारे में कि कौन से विषय में क्या-क्या कोई जो टॉपिक है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। इसलिए पूरा आप सुनते रहें ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके और निबंध आप अच्छे से लिख सकें। और निबंध जब आपने चूज़ ही कर लिया तो उसके बाद हमें क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो पहले हमें ये सोचना है कि कितने अंकों का है और परीक्षा में हम उसको कितना समय दे सकते हैं। अगर 3 घंटे का है और ये कि कितने मार्क्स हैं, मान लो आईसीएसई बोर्ड में 15 मार्क्स का होता है हिंदी का, तो 15 मार्क्स के लिए हमें कितनी तैयारी करनी, कितना समय देना है। पर उसके लिए पहले से अभ्यास करेंगे तो हम 15 मिनट के अंदर अपना पूरा एसे लिख सकते हैं। और इसी बीच जब पेपर हम हमारे हाथ में आता है तो हमें सबसे पहले विषय चुनना होता है और उसके साथ-साथ वो सोचते रहना होता है। पर कई बच्चे बीच में पूछते हैं कि हम वो निबंध पहले लिखें या बाद में लिखें? कोई भी बोर्ड या स्कूल कभी भी आपको ये नहीं बोलता कि प्रश्न नंबर 1 है तो आपको फर्स्ट नंबर पर ही करना है। मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि निबंध आप जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर चुके, फिर आप निबंध लिखें। कारण हम जो जल्दी जो छोटे हैं, वो मार्क्स के ज़्यादा लिखें जल्दी ख़त्म करें और अंत में ये लिखेंगे पर हमें प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि लास्ट का जो आधा घंटा हमारे पास अगर 3 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे में सारा पेपर आप ख़त्म करो और निबंध के लिए आप लास्ट के 15, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स जितने बचते हैं, आप उसमें ख़त्म करो। तो आपके पास समय भी होगा और तब तक पूरा पेपर करते हुए आपके दिमाग में कई विचार आ भी चुके होंगे, जो लिखने में आपको आसानी होगी। अभी निबंध ऐसे नहीं कि 250 वर्ड्स का है।
जैसे आईसीएसई बोर्ड में हिंदी का 250 वर्ड्स में लिखते हैं, तो काउंट करो। ऐसा नहीं है, काउंट नहीं करने होते शब्द। आपको पहले से ही आपने अभ्यास करना है कि 1 या 2 पेज में आपके जो 250 वर्ड्स में आ जाता है। और निबंध के लिए कहूँगी कि अगर आपकी भाषा बहुत अच्छी है, तो कठिन शब्द, जो अच्छे शब्दों का प्रयोग, जो कठिन बोलते हैं, जो आपको डाउट हो कि ये स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, बिल्कुल भी उन शब्दों का प्रयोग ना करो। जो वाक्य हैं, वो छोटे-छोटे लिखें। पहले निबंध को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके जो भी आप लिखना शुरू करो, तो निबंध के वाक्य छोटे होने चाहिए, जो भी हम वाक्य बनाते हैं, और गलतियाँ कम करनी है। विषय अच्छे से समझकर विस्तार या मध्यम भाग पर लेखन आरंभ करने से पहले एक रफ जो उसकी रूपरेखा बना लो। पर बोर्ड में या वैसे तो टाइम वेस्ट नहीं करना, पर जब पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं आप लिख लो। जब प्रैक्टिस आपने करनी है तो हम ये कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपको बिंदु तो समझ आ गए, अभी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर जो मेल ही ना खाएँ। जैसे निबंध में पूछा गया हो, उसी क्रम से आपने अपने विचार, वही पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर लेना है। और साथ-साथ क्या करते रहना है, सोच समझ के लिखना है। और कुछ भाग उसको एकदम आकर्षक बनाने के लिए कि हाँ, आपने एग्ज़ामिनर को या अपने टीचर को इम्प्रेस करना है, तो वहाँ पे कविता की लाइनें, मुहावरे, जो उस निबंध से संबंधित हों, ये याद रखना। और इतना हो कि हाँ, एग्ज़ामिनर आपको लगे कि हाँ, और उसमें गलती ना हो, ये ज़रूर होना चाहिए। और इसका हमें लाभ उठाना चाहिए, जो अगर हमें कोई कविता की लाइनें आती हैं, तो अंत में भी कुछ ऐसा लिख देना चाहिए कि आपके लेखन का प्रभाव टीचर या एग्ज़ामिनर पर पड़े। तो ऐसे शुरू हो जाओ। आपने क्या-क्या ये तैयारी करनी है, और निबंध लिखते हुए आपने किन-किन बातों का ध्यान रखना है। कि एक तो निबंध लिखते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विषय वही चुना जाए जो हमें पूरी तरह स्पष्ट हो, जिसकी हमें नॉलेज हो। और पेपर पे अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले निबंध का शीर्षक लिखना है, क्वेश्चन नंबर और शीर्षक। अगर बहुत लंबा है तो उसके 3-4 वर्ड्स लिख के आगे डॉट डॉट लिख देना। अगर उसमें आपको लगता है कि समय खराब होगा, पर हमेशा याद रखना, उसका शीर्षक क्या टॉपिक आपने चूज़ किया है, उसको ज़रूर लिखना है। और आपको जो भी आपने निबंध चुना है, अपनी समझ, ज्ञान और अनुभव के आधार पर निबंध को कि जो प्रमुख बिंदु हैं या अंग हैं, उसको बाँट लेना है कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। जैसे मोस्टली बोलते हैं कि भूमिका लिखनी है, तो आज मैं भूमिका के लिए भी अलग से आपको अंत में बताऊँगी कि किस तरह शुरू करना चाहिए। और निबंध की जो भाषा है, एकदम सरल रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का या तत्सम शब्दों का प्रयोग ना करो। यानी जो बोलचाल की भाषा है, निबंध में वैसी आनी चाहिए, पूरी फीलिंग के साथ। जो हम सोच रहे हैं वही हमारे निबंध लेखन में जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो जो साहित्यिक भाषा होती है ना, लिटरेचर की बहुत कठिन और ऐसे, वो कम करो, क्योंकि उसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है। जितना आप सरल लिखोगे, गलतियाँ कम होंगी, सेंटेंसेस छोटे बनाओगे, तो वो आपको आगे लिखने के लिए समझ आती जाएगी ऑटोमेटिकली। छोटे वाक्य होंगे तो आप जो बड़ी गलतियाँ करने से बच जाएँगे। गलती नहीं होगी तो निबंध में मार्क्स भी अच्छे आएँगे। तो आज का ये वीडियो मैं सिर्फ़ आपको मार्क्स कैसे लेने हैं निबंध में, उसके लिए बता रही हूँ। और निबंध में एक ही बात को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए।
मतलब वो दोहराने से आप बचें। इससे हमारा जो निबंध है वो उसका प्रभावशाली होने में कमी आ जाती है। अगर हम एक ही सेंटेंस को बार-बार रिपीट करेंगे तो वो अ, हमें थोड़ा ये बोल सकते हैं कि हमारे मार्क्स थोड़े कम कर सकता है। हमारा प्रभाव कम पड़ेगा। और जो कारक शब्द होते हैं, जो के, में, से, को, पर, ये इन शब्दों का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन इन्हीं के आधार पर बनती है, तो वो हमने जो कारक शब्द हैं उस पे ज़रा ध्यान देना चाहिए। कारक शब्द पता ही होगा, जो भी बीच में हम जोड़ते हैं के, में, से, ते, पर, वो वाले। और देखा जाए तो निबंध लेखन गद्य का ही रूप होता है, किंतु एक निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय को हमने ध्यान देना है, और कुछ काव्य पंक्तियाँ जो वहाँ पे ठीक से मैच करती हों, वो हमने लिखनी है। इससे निबंध आकर्षक भी हो जाता है। और काव्य पंक्तियों को शुरू में भी लिख सकते हो, जब शुरू करते हैं, और अंत में भी लिख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा है तो दोनों तरफ भी लिख सकते हो। अगर कुछ आपको लगता है आपकी भाषा और अच्छी है, आपने एग्ज़ामिनर को प्रभावित करना है, तो बीच में भी इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कविता याद ही ना आए। यदि कोई कविता याद नहीं आती, तो जो पंक्तियाँ हैं, वो कविता का रूप अपने आप समय में दे देती है, तो वैसे वाला लिख लो। क्योंकि निबंध के बीच में लिखी गई काव्य पंक्तियाँ आपकी बात को परीक्षक के सामने अच्छी तरह स्पष्ट कर देती हैं। ये ध्यान रखना ये चीज़ें, कि ये नहीं कि आप सोचने बैठो कि मैम ने बोला था कि कविता लिखनी है, इसके अंदर नहीं याद आ रही, तो कोई बात नहीं, कुछ पंक्तियाँ बीच में हाइलाइट करके वो आप लिख सकते हो। और यदि आप सोचते हैं कि आपको अंग्रेजी की कोई कहावत या विद्वान का कोई विचार निबंध के विषय के अनुरूप लग रहा है, तो आप उसे अनुवाद करके इंग्लिश से, या जो भी आपकी दूसरी भाषा है, अगर हिंदी में याद आ रहा है तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करो। अगर हिंदी का है तो इंग्लिश की जो हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका अनुवाद करके आप उसमें लिख सकते हो। निबंध में विषय पर सही बैठते हुए छोटे-छोटे और सरल मुहावरों का भी आप प्रयोग कर सकते हो, पर याद रखना मुहावरे का अर्थ आता होगा, तभी आप निबंध के बीच में लिख पाओगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। ऐसे के जो प्रभावशाली होगा वो एकदम समझ सकते हो। और निबंध लिखते समय जो बातें आप अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी का कथन हो, जैसे ना कि गांधी जी ने कहा, या तो ऐसे वाले जो किसी के कोट्स हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लो, रेखांकित कर लो, अंडरलाइन कर लो, जो ऐसे वाले आपने दिए हैं। और विषय के आधार पर आवश्यक तर्कों और सूचनाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो भी आप लिख सकते हो। पर क्रमबद्ध हो, हर एक चीज़ अच्छे से लिखी हुई हो। निबंध को कहानी की तरह लिखकर उसमें आवश्यक तथ्यों को भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना कि बहुत बढ़ाना है हमने तो ये लिखते जाना है, पर मेन पॉइंट्स पे आपने जो निबंध में पूछा गया है उसको लिखना है। निबंध का अंत कैसे करना है? उसका अंत जो सार, जो आपने कि अभी उसको बंद करना है, तो आप कैसे लिखोगे? पूरे एक 3-4 पंक्तियों में उसका समापन करना है। पता लगे कि हाँ, अभी कहानी शुरू हुई है, तो अभी ये खत्म होगी, ये निबंध शुरू किया था, तो अभी अंत होना है। और निबंध लिखते समय प्रश्न को भी बीच-बीच में पढ़ते जाना चाहिए, ताकि कोई विषय आपसे छूट ना जाए। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो ना, बीच-बीच में आप उस पे भी ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं तो हम लिखना शुरू कर देते हैं, बाद में भूल जाते हैं कि विषय क्या था, और उसमें कई बिंदु, कई पॉइंट्स छूट जाते हैं, जिससे मार्क्स में हमारे गड़बड़ होने की संभावना रहती है। और निबंध लिखते समय
जो निर्धारित शब्द सीमा है कि कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, उसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि लिखते जा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लिखते जा रहे हो। आपको शब्दों की सीमा रखनी है, क्योंकि जितना लंबा लिखोगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना रहती है। बड़ा लिखोगे तो विषय से भटकने की बहुत चांसेस हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि निबंध के कौन-कौन से प्रकार हैं। वर्णनात्मक, इस तरह के निबंधों में देखे सुने गए आयोजनों, त्योहारों या प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन होता है। आपने निबंध अभी ध्यान देना ये बात सुन के। और विवरणात्मक, इस तरह के निबंधों में किसी व्यक्ति के जीवन या किन्हीं घटनाओं का व्यवस्थित वर्णन हमें दिखने को मिलता है। और विचारात्मक, इस तरह के निबंधों में आपको दिए गए विषयों पर तर्क सहित अपनी सहमति या असहमति लिखना होता है कि हाँ, आप कोई सेंटेंस दे दे, इससे सहमत है या नहीं है, पर उसके लिए हमें कारण देने होते हैं कि क्यों सहमत है और क्यों सहमत नहीं है। जैसे सोशल मीडिया के बढ़ते हुए चरण, रोबोट शिक्षक वास्तविक शिक्षक का स्थान ले सकता है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। भविष्य के लिए आपकी योजनाएं और वृद्धावस्था एक अभिशाप। और भावात्मक निबंध, इस तरह के निबंधों में भावों या विचारों की प्रमुखता होती है। इसमें कल्पना और अनुभव के आधार पर किसी विषय पर अपने आप विचार आपको लिखने होते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्या-क्या है ये। और जो भी इस चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे भी या ऑडियंस हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया और अंत तक वीडियो देखते रहें। और निबंध लेखन, जो परीक्षक है, जो एग्ज़ामिनर है, जिन बिंदुओं पर आपको मार्क्स देते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले किसी विषय को चुनने के बाद उसी पर अपने विचार व्यक्त करना, न कि विषय से हटकर निरर्थक बातें लिखना। कि अगर हमने लंबा लिखते जा रहे हैं, जो टॉपिक था उसको पीछे छूट गया, अभी हम कुछ भी लिखते जा रहे हैं, जिससे निरर्थक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विषय से हट जाता है तो उसका मीनिंग ज़ीरो हो जाता है। तो हमें विषय से हटना नहीं है। अगर विषय पर लिखेंगे तो जो एग्ज़ामिनर है आपको अच्छे मार्क्स देगा। और विषय का ज्ञान, जिस भी टॉपिक को आपने चूज़ किया है, उस टॉपिक पर आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लिख सकोगे। तो ध्यान देना, जब आप विषय चुनते हो कि आपको उसके बारे में कितना पता है, आप कितना उसके ऊपर लिख सकते हैं, जितना जो शब्द जैसे 250 वर्ड्स बोला है, तो उसके क्या आप 1.5 या 2 पेज आप उसके विषय में लिख सकते हो। पेज भरने वाली बात मत करना कि बच्चे मैंने देखे हैं कि जब वो वर्ड लिखते हैं कि हाँ, उसमें खूब स्पेस दे के लिखते रहते हैं कि बड़ा दिखे, एग्ज़ामिनर देगा, पर नहीं। एग्ज़ामिनर क्या देखता है कि आपने जो वो विषय आपने चुना है, उसके साथ आप जस्टिस कर सके या नहीं, आपने उसको पूरा लिखा या नहीं। शब्दों और वाक्यों की शुद्धता होनी चाहिए, वो मैं पहले भी बता रही हूँ। अनावश्यक जो बातें हैं वो उसमें ना ही डाली जाएँ। और जो निबंध का आरंभ, मध्य और समाप्ति सोच समझ कर लिखना चाहिए कि हर एक जो भी पूछा गया है वो उसमें आना चाहिए। जो शब्द निबंध में है, वो शब्द यहाँ पर लेखन में आने ही चाहिए। और जहाँ पे आवश्यक हो वो काव्य की पंक्तियाँ जो कविता की हैं, उदाहरण और जगह-जगह पे आपको ये लिखते रहना चाहिए। अभी चर्चा करेंगे निबंध लेखन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण विषय, जैसे सोशल मीडिया के बढ़ते चरण, रोबोट अध्यापक वास्तविक जो अध्यापक हैं उसकी जगह ले सकते हैं या नहीं, समान आचार संहिता भारत के विकास के लिए उपयोगी है, तकनीकी सुविधाओं के विकास ने मानव को सुविधाओं का दास बना दिया है। जो करंट टॉपिक्स हों उसके ऊपर लिखना होता है। और
पुस्तक एक सच्ची मित्र, गुरु और मार्गदर्शक का कार्य करके जीवन की धारा को बदल सकती है। अपनी प्रिय पुस्तक के आधार पर इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। और शिक्षा के माध्यम से बालक और बालिका के मध्य मित्रता और समानता का भाव जागता है। इस विषय पर विस्तार पूर्वक अपने विचार लिखिए। एक मतलब ये आप अलग अलग दे रही हूँ। एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका अंतिम वाक्य हो, और इस तरह मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया। ये ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं कि लास्ट लाइन इस पे खत्म, पर उसके ऊपर आपको पूरी कहानी कहनी होती है, फिर आपने वो सेंटेंस के साथ खत्म करना होता है। और जो लोकोक्तियों के आधार पर होता है, जैसे बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, इस विषय पर एक मौलिक कहानी लिखिए। पर ये याद रखना कि जब आप किसी लोकोक्ति या मुहावरे के आधार पर कोई निबंध या टॉपिक वो आप चुनते हो, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको इसका अर्थ पता है, तभी आप कहानी लिख सकोगे। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा भी है कि बच्चे ने लोकोक्ति का अर्थ उसको नहीं पता था अच्छे से, और उसने बहुत अच्छे से ऐसे लिखा, पर उससे विषय के साथ तो उसका मैच ही नहीं किया, तो बच्चे को वहाँ पे अंकों का लॉस हुआ, मार्क्स कम हुए। तो ये बात का हमने ध्यान देना है। अगर आप कंफर्म हो कि हाँ ये सही इसका उत्तर है, तभी लिखो, अन्यथा ऐसे वाले मैं बच्चों को मना करती होती हूँ कि मत लिखो। और जो निस्वार्थ भाव से की गई सहायता से असीम आनंद तथा संतुष्टि प्राप्त होती है। किसी ऐसी ही एक घटना का वर्णन कीजिए। ये ऐसे है ये, जब आपने अपनी समस्याओं की परवाह किए बिना किसी जरूरतमंद की सहायता की हो, और स्पष्ट कीजिए कि इस अनुभव से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो इतना लंबा आजकल टॉपिक देते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उस पर लिख सकते हो एक एक पॉइंट लेके। और एक और विषय मैं आपको दे रही हूँ, बालक के नैतिक उत्थान का जिम्मेदार परिवार एवं विद्यालय है। विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ कि निबंध कैसे कैसे होते हैं, पक्ष और विपक्ष में भी लिखना होता है। और एक अगला एग्जाम्पल जो दे रही हूँ, आपके विद्यालय जीवन का अंतिम वर्ष है कि आप स्कूल में, आपका लास्ट ईयर चल रहा है। आज विद्यालय में विदाई समारोह है, और आज आपका 7 अध्यापकों और विद्यार्थियों से छूटने वाला है। इन बीते वर्षों के न भूलने वाले रंग बिरंगे अनुभवों को लिखिए। जो पूरे साल आपने जिस स्कूल में बिताए उसके ऊपर लिखना है। और बचपन से लेकर किशोरावस्था तक आपकी विचारधारा में अनेक परिवर्तन आए हैं। ये मतलब बहुत सोच सोच के लिखने वाला होता है, और हाँ अपने आप खुले विचार अपने व्यक्त कर सकते हो। आप पहले से अधिक समझदार हो गए हैं, और बचपन की ऐसी घटनाओं का वर्णन कीजिए जिन्हें याद करके आपको हंसी भी आती है, और आप सोचते हैं अब आप बड़े हो गए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती होंगी। तो इसकी रूपरेखा थोड़े से मैं निबंधों की आपको बता रही हूँ कि आपको ये निबंध कैसे लिखने हैं। जैसे पहला विषय है, ले रही हूँ कि बालक के नैतिक उत्थान का जिम्मेदार परिवार, विद्यालय एवं समाज है। विषय के पक्ष में अपने विचार, सिर्फ यहाँ पक्ष में पूछे, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक बातें। मतलब हम पहला बिंदु वो लेंगे, पहला पॉइंट ये लेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। बालक के नैतिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, बालक के नैतिक विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है, निबंध में यही पूछा गया है, और समाज की क्या भूमिका होती है। और यदि यह विकास अधूरा रह जाए समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से, स्कूल की तरफ से, तो बालक को उसके क्या बुरे परिणाम, दुष्परिणाम मिलते हैं, या क्या 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 उसको सहना पड़ता है। क्या आज विद्यालय, समाज और परिवार अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हुए कि क्या सभी अपने इस जो ड्यूटी है उसको पूरा कर रहे हैं, स्कूल भी, विद्यालय भी और घर भी।
इस विषय पर आपको ऐसे इसी तरह क्रमबद्ध आपको ऐसे लिखने, उसको ऐसे बिंदु लेते हुए आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब अभी एक विषय में ले रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग और धरती। इस पर बहुत आता है ना, और बहुत सुनते भी हैं, वो टीवी सब जगह ये चर्चा चल रही है। धरती का प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी उपयोगिता, धरती पर बढ़ते हुए संकटों की चर्चा। ये आप जब ग्लोबल वार्मिंग पे लिखेंगे तो ये चर्चा करनी है, उसको लिखना है। प्रमुख संकट जिन पर एकदम से जल्दी से ध्यान देना चाहिए, संकटों के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, कारण क्या है, समाधान कैसे हो सकता है, वो भी आपको बताना है। और जन आंदोलन की आवश्यकता, मतलब सबको मिलजुल कर इसके लिए कार्य करना है। और पर्यावरण की रक्षा हेतु युवा पीढ़ी का दृढ़ संकल्प, कि युवा पीढ़ी को क्या क्या करना चाहिए। इसी तरह आप जैसे भी ऐसे लिखें, आप इसी तरह उसके बिंदु निर्धारित कर लें। पर जैसे पहले की तरह भूमिका, या तो आप बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से भूमिका लिख सकते हो, कि जैसे बचपन का और समाज का ऐसे। तो आप कि कहीं जा रहे थे, आपने रास्ते में देखा कुछ अच्छे बच्चे थे और कुछ अ, ऐसे जो दुष्ट भी बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे थे जो अ, पशुओं को तंग कर रहे थे, या ऐसे करके आप वहां से भूमिका बना सकते हैं। या मेरे को सपना ये आया कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे धरती के लिए ये करना चाहिए, कि हाँ धरती माता रो रही, मैंने आज सपने में देखा कि धरती माता, धरती के सब जगह त्राहिमाम हो रहा है, या सब जगह ऐसे गंदगी फैली हुई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। जब उठा तो मेरे आंखों में आंसू थे। उसी समय मैंने संकल्प किया कि मुझे भी कुछ कार्य करने हैं। तब उसके नीचे आप ग्लोबल वार्मिंग और वो आप लिख सकते हो। ऐसे मतलब ये शुरुआत में आप सपना, यात्रा, उससे भी भूमिका स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो जल्दी से आप जो भी लिखो, कोई भी कहीं से भी आप ऐसे लो, जो 3-4 मैंने बताए हैं, आप दोबारा वही टॉपिक लेके लिख कर फिर उस पर आप अपना लिखो। और जो मैंने 2 ये नए बताए कि आपको भूमिका नए प्रकार से लिख सकते हो, तो आप जल्दी से उसके लिए तैयार हो जाओ। एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस का समय है। जितना हम लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही मार्क्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमें आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हर एक सब्जेक्ट के विषय की हमें हमें अपने लैंग्वेज हमें आती है, पर उसको क्रमबद्ध कैसे करना है, उसके लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत होगी। तो जल्दी से आप शुरू हो जाओ, देर मत करना। आज से ही, जैसे ही ये वीडियो आपके पास आए, पूरा सुनो। और ये जो वीडियो है, आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना, ताकि सबकी हेल्प हो सके। जल्दी ही फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पत्र लेखन पर ऐसे ही टिप्स दूंगी, जहां मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। बोर्ड में मार्क्स कैसे निर्धारित होते हैं, कि आपको भूमिका के कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, फिर जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उसके ऊपर वो डिवाइड करके, अगर 15 मार्क्स हैं, 2 नंबर भूमिका के हो गए, और तीसरे 3-4 जो पॉइंट हैं उसके, जब कोई विषय बड़ा है उसके ज़्यादा, ऐसे 5, 2, 3, 5 ऐसे करके 15 मार्क्स, या किसी भी बोर्ड की जो एग्जामिनर होते हैं वो निर्धारित करते हैं। और एंड में जो समापन कैसे किया हुआ है, उसके भी 2 या 3 मार्क्स होते हैं। तो हमें उसी तरह तैयारी करनी है, कि स्टार्टिंग भी दिखना चाहिए और एंड भी दिखना चाहिए, कि समापन हो रहा है। तर्क दे रहे हैं तो लास्ट में आप अपने विचार जरूर लिखें, और बीच में हर एक पॉइंट को लेते हुए, ताकि 15 में से जो, या 25 में से, या जितने भी आपका बोर्ड या स्कूल निर्धारित करता है, गलती ना हो। फुल मार्क्स तो नहीं बोलूंगी, पर काफी उसके नजदीक हो जाएं। पर जिसके बहुत अच्छे लिखे होते हैं, बोर्ड उसको पूरे मार्क्स भी देने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना है, पूरे मार्क्स लेने हैं। और इस वीडियो के द्वारा आपको अपने दोस्तों की भी हेल्प करनी है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया हुआ
अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो दूसरे लाइव सेशन या दूसरा जो मैंने आईसीएसई का फुल सिलेबस इसमें डाला हुआ है, आप उसके द्वारा अच्छे से तैयारी कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं कल फिर से जल्दी ही लाइव आऊँगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से लिखना भी आया होगा और आप लिखकर अच्छे मार्क्स भी लेंगे। तो अभी हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम फिर जल्दी ही फिर लाइव पर मैं आकर आपकी इस तरह की हेल्प करूँगी। आपको किस विषय पर और जानकारी चाहिए, वो भी आप मुझे लिखना। मैं ज़रूर उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपको दूँगी, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। आपके अच्छे मार्क्स आएँगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जल्दी मिलते हैं वीडियो पर। आप अभी बाय लिख दें, और इस उम्मीद के साथ ही कि आपको नई वीडियो में आपको पत्र की जानकारी मिलेगी। तो बाय बाय, ढेर सारी शुभकामनाएँ।